हेलो फ्रेंड, मैं अनिल यादव शिव शक्ति सुपर स्टार क्लासेस की तरफ मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप हमारा आज टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला तो हिंदी वर्णमाला के बारे में जो बारीकी छोटी छोटी आप गलतियाँ करते हैं उसके बारे में हम समझाएंगे। बाकी वर्णमाला हर व्यक्ति को आती है, लेकिन गलतियाँ फिर भी हर व्यक्ति करते हैं। अब गलतियाँ क्या करते हैं हम उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। पहला क्वेश्चन जैसा कि आता है हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं, तो मुझे बोलेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। फिर आपसे यहाँ से तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि वर्णमाला में 11 स्वर व 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर व 33 व्यंजन होते हैं। इसमें से जब आपसे पूछ दिया जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, जब बच्चा कुल लग जाए तो स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। कुल का मतलब ये होता है इसमें आयोग बहा जो स्वर होते हैं वो भी जोड़ दिए जाते हैं। जैसे आयोग बहा कुल सही स्वर होते हैं 13, अंग प्लस आ ये दो वर्णों के जुड़ने से आपके स्वर 13 हो जाते हैं। जैसा कि आपसे एक बार पूछा गया था कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 बताएंगे, और दूसरी बार उसने पूछ दिया कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप 13 बताएंगे। 13 कहाँ से आ जाते हैं, देखिए आयोग बा अंग प्लस आ ये दोनों मिलकर बन जाते हैं, तो आप 11 और प्लस 2 बराबर 13 होते हैं, तो कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। जब आपसे पूछा जाए उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो पूछेंगे कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है। अगर उच्चारण की दृष्टि से आपसे पूछा जाए कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है, तो ध्वनि होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बच्चा वर्ण होती है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लें उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं, तो सीधा बोलेंगे स्वर वर्ण कहते हैं। जब आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि जिन वर्णों के स्वरों की सहायता से बोला जाए, जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाए उन्हें क्या कहते हैं, तो देखिए बच्चे उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। एक बार उसने हमसे ये पूछा कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं, तो आपको आंसर देना पड़ेगा उसको स्वर वर्ण कहते हैं। जब आपसे दूसरी बार क्वेश्चन ये करे कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो बच्चों हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 भेद होते हैं। देखिए चलो अब आपसे कहा जाए कि हिंदी में वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो बच्चा वर्णों के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं। हिंदी में वर्ण के 2 भेद होते हैं। देखिए बच्चे हिंदी में वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण नंबर 1 स्वर वर्ण, नंबर 2 व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जब आपसे पूछा जाए कि हिंदी में वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो बच्चा हिंदी में वर्ण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर वर्ण, नंबर 2 व्यंजन वर्ण। अब आपसे यहाँ से तोड़ना शुरू कर देगा कि इनसे आप फैक्ट निकालिए, तो बोलेंगे स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए
नंबर 1 हर्ष स्वर, हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। नंबर 3 प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। देखिए बच्चे, जब आपसे पूछा जाए कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं, जब आपसे ये कहा जाए तो आपको यही बताना कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें सबसे कम समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर कहते हैं। देखिए, जवाब से पूछा जाए हर्ष स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। दूसरा नंबर दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से हमें दोगुना समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दो गुना समय लगता है, दो गुना समय लगता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें हर्ष स्वर से दो गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर देखिए बच्चा, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर किसे कहते हैं। देखिए, प्लुत स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए बच्चे, मैंने वर्ड को 2 भागों में बांटा, हिंदी वर्णमाला में मैंने वर्णमाला को 2 भागों में बांटा। नंबर 1 स्वर वर्ण, नंबर 2 व्यंजन वर्ण। जब आपसे पूछा जाए कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, या आपसे पूछ दिया जाए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे 5 प्रकार के होते हैं। जब आपसे पूछा जाए, आपसे बोल दिया जाए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे 3 प्रकार के होते हैं। जब आपसे पूछा जाए कौन कौन, बोलेंगे हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जब पूछा जाए हर्ष स्वर कितने के, तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। जब आपसे पूछा जाए दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि अभी हमने समझाया था, हर्ष स्वर किसे कहते हैं, जब जिन वर्णों के उच्चारण में हमें कम समय लगता है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको समझाया था कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जब में हर्ष स्वर से 2 गुना समय अधिक लगता है
उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जब आपसे पूछा जाए प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो वे हर स्वर से 3 गुना समय अधिक लगता है, तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब आपसे पूछे जाए कि हर स्वर कितने होते हैं, तो बोलेंगे हर स्वर बच्चे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। प्रकार नहीं, यहाँ पर बोलेंगे हर स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से? आ, उ, ई, रा। जब आपसे पूछा जाए दीर्घ स्वर कितने होते हैं, यहाँ पर पूछेंगे दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो बोलेंगे दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। जब आपसे पूछा जाए हर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप टिक मारेंगे हर स्वरों की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। फिर आपसे पूछा जाए प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर जब आपसे पूछा जाए प्लुत स्वर, तो बोलेंगे हर स्वर से जिनमें 3 गुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओई, ओई। देखिए बच्चे, ओई लिखने के लिए हमें गिनती के 3 अंक लिखने पड़ते हैं। जब किसी भी आपने भैया लिखा या लोइम लिखा या ओइम लिखा, उसके लिए हमें गिनती के बीच में 3 अंक लिखने पड़ते हैं। जैसे ओइम, लोइम, भैया, भैया, भैया। देखिए इन वर्णों को बोलने के लिए हमें हर स्वर से कई गुना समय लगता है, यानी 3 गुना अधिक समय लगता है। ओई, लोई, भैया। तो देखिए 3 गुना समय लगता है, इनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। जब आपसे पूछ दिया जाए कि ओम के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, तो बीच में हमें गिनती के 3 अंक लिखने पड़ते हैं। और जब गिनती के बीच में हम 3 अंक लिख देते हैं तो वो प्लुत स्वर बन जाता है और उच्चारण उसका हर स्वर से 3 गुना बढ़ जाता है। चलिए देखिए व्यंजन। अभी हमने आपको स्वरों को समझाया कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से वर्ड व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। अब कहेंगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है, जबकि स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चा आपको 13 मानना होगा, यानी 13 में टिक करना होगा। अगर ऑप्शन 13 दिया है तो 13 में टिक करना होगा। यानी उसमें क्या होता है, 2 आयो बा अंग और आ को जोड़ दिया जाता है, तो 11 से स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। चलिए कि हम अब समझाते हैं व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन की संख्या कुल कितनी होती है, 25 होती है। अब हम सबके बारे में अलग अलग समझाएंगे। चलिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यानी सीधा से लिखेंगे का से माँ तक जो आपके व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। हर व्यंजन के बारे में हर जैसे देखिए का, खा, गा, घा, इन्या, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, धा, ड़ा, ता, ता, था, धा, धा, न, पा, फा, भा, भा, मा। ये देखिए मैंने जो यहाँ पंक्तियाँ लिखी हैं, 5 पंक्तियाँ लिखी, और 5 प्रत्येक पंक्ति में 5 वर्ड होते हैं। तो 5 वर्ड होते हैं, तो पांचों वर्ड मिला के तब आपके 25 व्यंजन आए हैं, 25 स्पर्श व्यंजन हुए हैं। कितने व्यंजन हुए हैं, 25 स्पर्श व्यंजन हुए हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, इसी में से आपसे ये कभी पूछ देगा कि अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। कभी आपसे ये पूछेगा कि घोष या सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। कभी आपसे ये पूछेगा इनमें से अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यानी का से माँ तक आपके जो का से माँ तक जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अब देखिए आपके प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग जो होता है वो आपका अघोष व्यंजन होता है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय व्यंजन जो होता है
द्वितीय वर्ड होता है वो आपका अघोष व्यंजन होता है। जब आपसे ये पूछ दिया जाए कि सघोष व्यंजन किसे कहते हैं या घोष व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ व पंचम व्यंजन को हम सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे आप इस वर्णमाला में देख लीजिए, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से अघोष व्यंजन है, तो आप इनको पहचानना होता है। ये बच्चे आपके अघोष व्यंजन होते हैं, अघोष व्यंजन होते हैं। जैसे का, खा, चा, छा, इनमें जो होते हैं अघोष व्यंजन होते हैं। और प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम व्यंजन आपका होता है सघोष व्यंजन होता है, सघोष व्यंजन होता है। अब आपसे पूछा जाए इन स्पर्श व्यंजनों में कौन से वर्ण अनुनासिक वर्ण हैं, तो आप प्रत्येक पंक्ति के जो पंचमा अक्षर होता है वो अनुनासिक वर्ण होता है। जैसा इंग्या, इया, अड़ा, ना, मा, जो नाक और मुख की सहायता, दोनों की सहायता ली जाए, नाक और मुख की सहायता से ली जाए, वो वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये वर्ण बच्चे अनुनासिक कहलाते हैं, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। जब आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक पंचमा अक्षर जो है आपका अनुनासिक होता है, आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक पंचमा अक्षर क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे कि स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक पंचमा अक्षर अनुनासिक कहलाता है। तो इन्हीं में से कोई 4 वर्ड दे देगा, कभी एक वर्ड देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुनासिक वर्ड है, कौन अनुनासिक वर्ड नहीं है, कभी दे देगा 3 वर्ड दे देगा, चौथा कोई दूसरा रख देगा, इसमें ढा रख देगा, फिर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुनासिक वर्ड नहीं है। तो आपको ढा को निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पंचमा अक्षर जो होता है आपका अनुनासिक होता है। और अगर यहाँ से पूछ दिया जाए अघोष व्यंजन, प्रत्येक पंक्ति के प्रथम और द्वितीय वर्ड जो होता है अघोष कहलाता है। प्रत्येक पंक्ति का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण जो होता है वो आपका सघोष वर्ण कहलाता है, सघोष कहलाता है। चलिए जैसा कि मैंने स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 बताई, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। तो देखिए जब आपसे इनको पूछेगा कि उच्चारण की दृष्टि से, तो आप पूछेंगे जो का, खा, गा, घा और इंगिया, जब आपकी का वर्ड वाली लाइन है वो बच्चा इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। जब आपको चा वर्ड वाली जो आपकी पंक्ति है, जब इसमें चा, छा, जा, झा और या, ये जो है आपका उच्चारण स्थान पूछा जाए तो तालु है। इसमें कोई भी वर्ड एक दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा किसका उच्चारण स्थान तालु है, तो कोई भी आप 5 वर्णों में से आपको मिल जाए तो आपको उसमें टिक करना होता है। लेकिन पहले अच्छी तरीके से उस वर्ड के प्रत्येक पंक्ति के अच्छी प्रकार से भली बात से परिचित होना चाहिए कि जैसा टा, टा, ठा, डा, जो भी टा वर्ड के होंगे वो वर्ड सभी वर्डों का उच्चारण स्थान मूर्धन होगा। क्या होगा? टा, जो टा और ठा यानी टा वर्ड के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान आपका मूर्धन होगा। ता वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान बच्चे दांत होगा। क्या होगा? दांत होगा। पा वर्ग के सभी, जैसे पा, पा, बा, सभी में ओठ लगते हैं। जब आपके ओठ आपस में टच हो जाए तो उनका पा वर्ग के सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। देखिए का में क्या होता है, जिनको हम कंठ की सहायता से बोलते हैं, का, खा, गा, घा, इंगिया, इन सभी को हम कंठ की सहायता से बोलते हैं। का वर्ग के जितने वर्ड होते हैं वो कंठ की सहायता से बोला जाता है, इसीलिए उनका उच्चारण स्थान कंठ कहते हैं। और आपको चा वर्ड, इसमें क्या होता है, आपकी जो तालु में जीभ लग जाती है, यानी चा, छा, छा, यानी इन सभी वर्णों को बोलने में हमें क्या लगता है कि जीभ हमारी जब तालु में टच हो जाती है, इसीलिए इनका हम उच्चारण स्थान क्या करते हैं? तालु करते हैं। जब आपसे टा, ढ, डा, ढ यानी टा, ठा, ड, ढ, इसमें क्या है, मध्य में आपकी जीभ लग भी जाती है और प्लस नाक की भी सहायता लेते हैं। तो ऐसे को हम जब नाक और उसके दोनों की सहायता लेते हैं, इनको हम मूर्धन्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। जब आपको ता, था, दा, जब आपकी जीभ दांत में टच हो जाए या दांत को स्पर्श करे, छू जाए, तो ऐसे वर्ड को हम दंतरोधी पद कहते हैं। दंतरोधी यानी इनका उच्चारण स्थान दांत होता है। जब इनका स्थान दांत होता है तो इन वर्डों को हम दंतरोधी वर्ड कहते हैं, दंतरोधी व्यंजन कहते हैं।
तो देखिए ता, था, दा, इन सभी को बोलने के लिए क्या होती है, हमारी जीभ जो होती है दांतों को टच करती है, इसीलिए हम इनको दांत से बोलते हैं उच्चारण। और जब दांत से जो वर्ड बोले जाते हैं, दांत टच हो जाते हैं जीभ में, तो उन वर्ड को हम दंतरोधी वर्ड कहते हैं। पा, पा में देखिए पा, फा, पा, भा, मा, इन सभी वर्डों को बोलने के लिए हमारे ओंठ आपस में चिपक जाते हैं। जब ओंठ आपस में टच हो जाए, कोई भी वर्ड हो, आपको जब ओंठ इन सभी वर्डों में कोई भी वर्ड बोलेंगे, सभी का वर्ड बोलने में हमारे ओंठ आपस में टच हो जाते हैं, तो इन वर्डों को हम ओष्ठ वर्ड कहते हैं, ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने समझाया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आपके स्पर्श व्यंजन थे और अंतास्थ व्यंजन देखिए, अंतास्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या बच्चे टोटल 25 हो गई। और अंतास्थ व्यंजन, अंतास्थ व्यंजन, अंतास्थ व्यंजन वो होते हैं जब हमारे कोई उच्चारण करने की दृष्टि से हमारे मुख से हवा निकल जाए और ओठ आपस में टच ना हो, ऐसे वर्डों को अंतास्थ वर्ड कहते हैं। जैसे या, वा, रा, ला। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लुंठित वर्ड है और कौन सा आपका पार्श्विक वर्ड। अंतास्थ व्यंजनों में लुंठित और पार्श्विक और अर्ध स्वर, इनमें से आपको पता करना होता है। तो देखिए बच्चे, रा आपका लुंठित वर्ड है, कैसा है, लुंठित वर्ड है। और ला आपका पार्श्विक वर्ड है, पार्श्विक वर्ड है, ये आपका पार्श्विक वर्ड है, पार्श्विक व्यंजन। रा लुंठित व्यंजन है आपका, ला पार्श्विक है। या, वा, इनको भी अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। कभी आप इसको रख देगा, कभी इसको। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वर है, तो बोलेंगे या, वा, ये सभी क्या है, ये अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर कहते हैं। फिर देखिए आपके अंतास्थ व्यंजनों की संख्या 4 हो गई। अब देखिए आप ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 हो गई है। सा, सा, सा और हा। ऊष्म व्यंजन उन्हें कहते हैं जब हमें किसी वर्ड का उच्चारण करने के लिए अधिक ऊष्मा का वहन करना पड़े, यानी अधिक ऊर्जा को खर्च करना पड़े, तो ऐसे व्यंजन को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे सा, 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 हा। तो 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब 4 देखिए बच्चे, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए आपके, 4 आपके अंतास्थ व्यंजन हो गए, 4 आपके ऊष्म व्यंजन हो गए। तो अब टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 33 हो गई। इस प्रकार से बच्चे देखिए व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो गई, 33 हो गई। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। अब ये कहें कि 4 वर्ड और होते हैं। अब देखिए 4 वर्ड बचे होते हैं, वो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। जब आपसे संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे तो इन्हीं जो आपके स्पर्श व्यंजन है, इन्हीं में से वर्डों को निकालकर और आपके ऊष्म व्यंजन को निकालकर आपस में मिलाकर संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं। जब 2 वर्डों के मेल से कोई वर्ड बनता है, उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छत, तरत, ज्ञ और स्रा। देखिए जो आपका छत्री वाला छत्रक बना है, वो किसके योग से बना है, का प्लस सा के योग से बना है। का प्लस सा के योग से आपका छा बना है। ता प्लस रा के योग से आपका त्रा बना है। ज्ञ, जा प्लस य, जा प्लस य के योग से आपका ज्ञ बना है। सा प्लस रा के योग से, सा प्लस रा के योग से आपका क्या बना है, स्रा बना है। इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं कि 2 वर्णों के परस्पर योग से बने वर्ण को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
तो ये आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 25 होती है। जब आपसे पूछा है हिंदी वर्णमाला में अंताक्षर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो बोलेंगे 4 होती है। जब आपसे पूछी जाए उस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप 4 बोलेंगे, क्योंकि 25 4 29 4 33 कुल व्यंजनों की संख्या हो गई आपकी 33। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 हो गई है। लेकिन आप चाहें कि हम उस संयुक्त व्यंजन को जोड़ दें तो वो संख्या अमान्य होगी, क्योंकि ये दो वर्णों के यानी आपके स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के संयोग से बनते हैं। जैसे आपके का प्लस सा बराबर छा बना, ता प्लस रा बराबर रा बना, यानी ज्या और या के योग से आपका ज्ञा बना, सा प्लस रा के योग से आपका सरा बना। चलिए बच्चों, आज चलिए कि जैसा मैंने आपको हिंदी वर्णमाला व्यंजनों के बारे में समझाया और आपको सही से समझ में आया होगा, शायद उम्मीद की जाती है। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।